अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है पूरा चांद। नावल की राइटर हैं फ़ाखरा जबी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। बड़े सहन में झाड़ू देने के बाद वो डेवड़ी में पहुंची थी जब किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। इसने पलट कर देखा, अम्मा बरामदे में चारपाई डाले सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थीं। इन्हें मुतवज्जा ना पाकर इसने झाड़ू फेंका और दरवाजे तक चली आई। कौन है? कुंडी पर हाथ रखते हुए इसने रटा रटाया जुमला बोला था। अरे जेबी बेटी, दरवाज़ा खोलोगी या यूं ही बाहर खड़ा रखोगी? सकीना खला की जानी पहचानी आवाज़ पर इसने खट से कुंडी गिरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? सकीना खला ने बड़ी उजलत में इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। इसने अपनाइयत का मुजाहरा करते हुए इनसे पूछना चाहा, मगर वो अपनी ही धुन में ये जा वो जा। इसने गुस्से से पैर पटके और दोबारा झाड़ू उठा लिया। सफाई से फारिग होकर इसने मुंह हाथ धोया और किचन की तरफ आ गई। बरामदे से गुजरते हुए वो ठिठक कर रुक गई। सकीना खला पूरी की पूरी अम्मा के कान में घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि अम्मा सब्जी छुरी एक तरफ रखे हमतन गोश्त नजर आ रही थी। दोनों खवातीन इसे देखते ही झट सीधी हो गईं। जेबी खाला के लिए चाय बना लाओ। अम्मा के लहजे में चाशनी ही चाशनी घुली थी। हाँ बेटी, चीनी ज़रा ज़्यादा डाल देना। सकीना खाला ने ऐनक के पीछे से सर तापा इसका जायज़ा लिया था। जहर न डाल दूँ? इसने दांत कचकचाते हुए इनके मिट्टी से भरे जूतों को घूरा, जो साफ सुथरे सुर्ख बरामदे में नक्शो निगार बना गए थे। वो अम्मा के पास से सब्जी उठाकर किचन में आ गई। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर इसने एक नज़र खिड़की से बाहर डाली। अम्मा और खाला सकीना की खुसर पुसर दोबारा शुरू हो गई थी। इसका मतलब है फिर कोई चक्कर शुरू हो गया है। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर झटक कर चाय कपों में डालकर अम्मा और खाला सकीना को दी। दोपहर के खाने में तो अभी वक्त है। मेरा ख्याल है पहले वो रिसाला पूरा पढ़ लूँ, वरना असद आज शाम को यूं ही वापस लाइब्रेरी में दे आएगा। वो चाय लेकर कमरे में आ गई और अधूरी कहानी मुकम्मल करने लगी। हल्के से खटके से इसकी आंख खुल गई थी। इसने यूं ही गर्दन घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। नन्हा शेराज आंखें झपकाकर इसकी तरफ देख रहा था। अरे तुम कब आए? वो झट उठ बैठी। मम्मा भी साथ आई हैं? इसने शेराज को प्यार करते हुए पूछा, तो इसने इस बात में सर हिला दिया। वो इसे यूं ही उठाए बाहर आ गई। किचन में खटपट हो रही थी। वो फौरन इस तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इतने दिनों से वो अकेली बोर हो रही थी। भाभी को देखकर एकदम ही इसके चेहरे पे रौनक आ गई थी। वो कोई 2 हफ्ते बाद मैके से वापस आई थी। लो ये पहुंच गया अपनी पुप्पो के पास। शिराज को इसकी गोद में देखकर वो मुस्कुराई। पुप्पो नहीं, लाला। शिराज फौरन खफा होने लगा था। हाँ भाई, लाला ही सही। भाभी ने एक हाथ में फीडर पकड़ा और दूसरे हाथ से शिराज को इससे ले लिया। मैंने तो कहा था चलो अब कुछ देर सोने देते हैं लाला को, मगर ये तो वहाँ भी सारे कमरों में तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। भाभी अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो वो भी इनके पीछे ही चली आई। हाँ भाई, क्यों ना ढूंढता, आखिर को इसकी इकलौती फूफो हूँ। इसने हंसते हुए कहा। ये अम्मा कहाँ गई हैं? इसने एक नज़र बाहर दौड़ाई। जब मैं आई थी तब तो इधर ही थी। मेरा ख्याल है मुर्गियों को दाना डालने गई हैं। भाभी ने शेराज को लेटाकर फीडर इसके हाथ में दे दिया। अच्छा फिर मैं देखती हूँ अम्मा ने हंडियाँ बनाई हैं कि नहीं, वो उठते हुए बोली। रहने दो, मैं देख लेती हूँ। शेराज अभी सो जाएगा, तुम अपनी नींद पूरी कर लो। भाभी को मालूम था वो नींद की कितनी शदाई है। अरे भाभी, वो तो रिसाला पढ़ते हुए यूं ही आंख लग गई थी। खाना वाना खाकर बाद में नींद पूरी करूंगी, वो कहते हुए किचन में आ गई। अम्मा हंडिया पका चुकी थी। कमाल है मैं इतनी देर सोती रही। इसको खुद पे हैरत हुई। वह फिर से आटा निकालने लगी कि अभी कुछ देर बाद असद लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर देना था। उठ गई है मेरी बन्नो, अम्मा ने किचन में दाखिल होते हुए कहा तो वह खज्जल सी हो गई। अम्मा, मेरी तो बस यूं ही ज़रा आंख लग गई थी, आपने उठाया ही नहीं मुझे। अच्छा रोटियां बनाकर अंडों का हलवा भी साथ बना लेना, अम्मा ने देसी अंडे बास्केट में रखते हुए कहा और खुद फ्रिज से धनिया हरी मिर्च निकालने लगी। ये ले अम्मा, मुंह मीठा करें। भाभी मिठाई का डब्बा लिए किचन में आई तो अम्मा के साथ साथ वो भी चौंक गई। ये किस बात की है भाई? अम्मा ने बर्फी का टुकड़ा उठाते हुए पूछा। सुहेल की बात पक्की कर दी है अम्मा। भाभी ने कनखियों से अम्मा को देखा और प्लेट में मिठाई निकालने लगी। जेबी ने एक नज़र अम्मा को देखा। मुंह की तरफ जाता हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। किसके साथ? अम्मा के लहजे में इश्तियाक मफकूद था। अबू के जानने वाले हैं, लड़की का बाप इंस्पेक्टर है। पूरे इलाके में धाक जमा रखी है इन्होंने। भाभी खुशी खुशी बताने लगी। लड़की भी इतनी प्यारी है, गोरी चिट्टी लंबा कद। भाभी बता रही थी और वो चुपचाप अम्मा का बुझा बुझा चेहरा देखती रही। दोपहर खाने के बाद वो कमरे में आई तो अम्मा मुंह सर लपेटे पड़ी थी।
भाभी भी अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थीं। अम्मा ऐसे क्यों लेटी हैं? इसने पास बैठते हुए इनका दुपट्टा ज़रा सा हिलाया। वैसे ही अम्मा के कहने पर वो गहरी सांस लेकर रह गई। जानती थी वजह क्या है। मुझे मालूम है आपको क्या हुआ है, इसने धीरे से कहा। अम्मा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो झुंझला गई। अम्मा, सुहेल कोई दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं ना, जो आप इसकी मंगनी पर इस तरह अफसरदा नजर आ रही हैं? अम्मा ने चेहरे से दुपट्टा उतारकर इसे देखा। ये बात नहीं है ज़ेबी, मुझे तो दुनिया के चलन पे हैरत हो रही है। अरे जिस दिन मेरा शाहिद नौकरी पे लगा था, मैं फ़ौरन भाई के दर पे झोली फैलाए चली गई कि चार चार जवान बेटियां हैं, चलो कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। मगर इन्हें देखो, इधर बेटा बरसे रोज़गार हुआ, इधर झट खैरों से मेल मिलाप शुरू। अरे इन्हें ज़रा भी ख्याल ना आया कि जवान भाजी घर में बैठी है। अम्मा उठकर बैठ गई थीं। ज़ेबी जवाबन क्या कहती, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और अम्मा दिल के फफोले फोड़ती रहीं। कहने को ये अपने हैं, अरे क्या फ़ायदा ऐसे अपनों का जो अपनी जवान बच्चियों को छोड़ छाड़ बाहर झांकते फिरें। इधर वो सकीना है, हज़ार रिश्ते बताती है, मगर ज़रा जो ढंग के हों, जो ज़रा अच्छे रिश्ते लाती है, वो दरमियान में ही कहीं रह जाते हैं। अम्मा उकताई हुई थीं। अम्मा, कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता इनके पास, ख्वामख्वाह आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में रहती हैं और आप भी हर दफ़ा इनके झांसे में आ जाती हैं। इसने अपनी दानिश में अम्मा को हकीकत बतानी चाहिए, मगर अम्मा एकदम ही ताव खा गईं। अरे तो और क्या करूं? मैं सारी उम्र यूं ही घर में बिठाए रखूं तुम्हें? हाँ तो किसने कहा था बिठा लें घर में? वो भी चिढ़ गई। अच्छा भला कहा था एमए में एडमिशन करवा दें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक बीए के बाद ब्याह के इंतज़ार में बैठे हैं। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई, जबकि अम्मा अपना सर थाम कर रह गई थीं। बदतमीज़, उल्लू, कमीने। कमरे में दाखिल होते हुए इसे जितनी भी गालियाँ अजबर थीं, इसने सब दे डाली थीं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? सुबह से कमर टूट गई सफाई करते करते, मगर इसकी आवाज़ भरा गई। अभी कुछ देर पहले वो ये कमरा साफ करके दरवाज़ा बंद करके गई थी, मगर अब फिर वहाँ चीज़ें बिखरी देखकर पारा आसमान तक जा पहुँचा था। नवाबजादे किचन में बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते। इसने नाश्ते वाले जूठे बर्तन मेज से उठाए और फिर किताबों वाली अलमारी की तरफ बढ़ी। न जाने किस किताब की तलाश में ढेरों किताबें अलमारी से बाहर आ चुकी थीं। लगता है बीएससी नहीं पीएचडी करने जाते हैं। ये सारी कारस्तानी असद की थी, सो इसे ही कोसा गया था। मून अपने गंदे कपड़े और स्लीपर यूं ही छोड़ गया था, लिहाजा इसे भी बेभाव की सुनाई। अम्मा चुपचाप इसकी बड़बड़ाहट सुनती रहीं। जानती थी कि असल गुस्सा भाभी के रवैये पर है, जो जानती थी कि आज ज़ेबी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद सुबह से वो अपने कमरे में बंद थीं। ज़ेबी ने दबे दबे लफ्ज़ों में अम्मा से कहा भी, मगर इन्होंने हस्बे आदत इसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ख्वामख्वाह बदमज़गी पैदा हो। हाँ भाई, वो कब चाहती होंगी कि नन कम मुलाजमा घर से रुखसत हो। इतना काम करने पर तो नौकरानियाँ हज़ारों रुपए बटोर लेती हैं। वो अंदर ही अंदर जलती भुनती रही। आगे पीछे तो मेरी गुड़िया हमारी लाला कहते कहते मुंह नहीं सूखता, और आज एक बार नहीं पूछा कि अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। सेवी ने अलमारी के पर्स जोर से बंद किए। बेवकूफ़ों की तरह मैं ही सुबह से भागी फिर रही हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक है रिश्ता करवाने का। इसने तमाम काम निपटाया और नहाने चली गई। असद ने अम्मा को मतलूबा सामान ला कर दिया और ख़ुद कॉलेज रवाना हो गया। अब्बा और बड़े भैया को अम्मा ने खुद काम पर भिजवाया था, क्योंकि ज़ेबी ने साफ साफ कह दिया था, मैं अब्बा और बड़े भैया के सामने बन ठन कर मेहमानों के सामने पेश नहीं हो सकती। तो अम्मा ने सकीना खाला से कह दिया था, फ़िलहाल ख़वातीन को साथ ले आएँ। लड़की पसंद हो तो बाद में बकिया फैमिली को इनवाइट कर लिया जाएगा। नहाकर इसने ज़रा बेहतर कपड़े पहने, क्रीम चेहरे पर लगाकर, नेचुरल पिंक लिपस्टिक होंठों पर फेरी और गीले बाल सूखने के लिए यूं ही पोस्ट पर खुले छोड़ दिए। किचन में आई तो अम्मा ने फ़ौरन सर तपा इसका तनकीदी जायज़ा लिया। सादा सा रूप था, वो मुतमईन हो गई। लड़कियों का मेकअप करना इन्हें वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं था। वो लिफाफे खोल खोल कर बाजार से मंगवाई चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। इसी दौरान भाभी शिराज को गोद में लिए आ गई। तौबा है, सुबह से ये लड़का तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था, अभी भी इतनी मुश्किल से बहलाकर लाई हूँ। भाभी ने आते ही वजाहत की। हाँ भाई, बच्चा जो हुआ, जो मन में आएगा वही करेगा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए शिराज को देखा, जबकि वो चुपचाप प्लेटों पे कपड़ा फेरकर इन्हें खुश करती रहीं। अम्मा केक भी साथ मंगवा लेती। भाभी ने एक नज़र सामने रखी चीज़ों को देखा। हाँ, केक भी है साथ, फ्रिज में रख गया है असद। अम्मा ने कहा तो भाभी सर हिलाकर मुतमईन होकर वापस पलट गईं। अरे कोई है घर में? सकीना खाला की चहकती हुई आवाज़ सहन में गूंजी। इधर अम्मा फ़ौरन किचन से निकली। इधर ठग से भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। 3 ख़वातीन थीं। अम्मा का तारुफ खाला सकीना ने करवाया और भाभी का तारुफ अम्मा ने। माशाल्लाह, वो ख़वातीन भाभी को सताइशी नज़रों से देखने लगीं।
फुल मेकअप में इनकी साफ रंगत मजीद निखर गई थी। मैरून लिपस्टिक में मोतियों जैसे दान चमक रहे थे। आइए ना, आप लोग इधर आ जाइए। भाभी झट इन्हें लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ीं। अम्मा के चेहरे पे खुशी का अक्स लहरा गया। दूसरे कमरे में बस एमी सा फर्नीचर था, जबकि इस कमरे में भाभी के जहेज का सामान सेट किया हुआ था। अच्छा हुआ नाइमा को खुद ही अकल आ गई, वरना दूसरे कमरे को देखकर इन मेहमानों पर कोई अच्छा तासुर ना पड़ता। भोली भाली अम्मा बहू की इस हरकत पर निहाल हो गईं। ज़रा देर बाद इन्होंने किचन में आकर जेबी को चाय लाने के लिए कहा। सलीके से दुपट्टा ओढ़कर चाय की ट्रे उठाकर वो अम्मा के पीछे ही चल दी। तौबा है, कितनी होंक लग रही होंगी मैं इस वक्त, इसने कमरे में दाखिल होते हुए सोचा और अगले ही लम्हे वो ठिठक गई। नए कवर्स, नई बेडशीट, ट्यूबलाइट की रोशनी में भाभी की तरह इनका कमरा भी चमक रहा था। ये है हमारी जेबी। भाभी ने इसे देखकर फौरन कहा। इसने मेज़ पर ट्रे रखते हुए मेहमानों को सलाम किया। वही सच्ची बात है, हमारे दरमियान नंद भावच वाला रिश्ता है ही नहीं, बहनों की तरह रखती हूँ मैं इसे, भाभी इन्हें बता रही थी। जेबी चाय सर्व करने के बाद उठने लगी तो नौजवान लड़की ने, जो गालिबन लड़के की बहन थी, फ़ौरन इसे अपने पास बुला लिया। वो मुस्कुराती हुई इसके पास सोफ़े पे जा बैठी। मेरा नाम नवीदा है, इसने अपना तारुफ करवाया और हल्के फुल्के अंदाज में जेबी की तालीम, मशागिल के बारे में पूछने लगी। मुझसे छोटी ने हाल ही में एफ़ए किया है। भाभी की बात सुनकर वो एकदम चौंक गई। भाभी से छोटी साइमा तो अरसा 3 साल से एफ़ए करके घर बैठी हुई थी। एक से एक रिश्ता आ रहा है इसके लिए। अब्बू ने तो अभी से टीवी और फ्रिज खरीद कर रख लिया है। कहते हैं जहेज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेहमान ख़वातीन पूरी तरह भाभी की तरफ मुतवज्जा थीं। इसने एक नज़र अम्मा की तरफ देखा जो इसे उठने का इशारा कर रही थीं। वो चुपचाप उठकर बाहर निकल आई। भाभी की इतनी तैयारी की वजह अब समझ में आई थी। अभी इसे बाहर आए कुछ देर ही हुई थी कि खाला सकीना जूता घसीटती इसके पीछे चली आईं। ए ज़ेबी, ये तुम्हारी भाभी का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो एकदम चौंक गई। क्यों, क्या हुआ खाला? वो जानबूझकर बेनियाज बन गई। अरे कोई घंटा भर से मेरा मैका मेरी बहनें पे तकरीर किए जा रही है। ये कोई तरीका है भला? इसे तो चाहिए था तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध देती, अपनी सास के गुन गाती, मगर यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चला हुआ है। इसने देखा सकीना खाला अच्छे खासे गुस्से में थीं। मैं तो कहती हूँ ज़ेबी, मेहमानों को इस वक्त बुलाया करो जब तुम्हारी भावच अपने मैके गई हो। ऐसी कोई बात नहीं खाला, भाभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचती, इसने इत्मीनान से कहा। आय हाय, जैसी तेरी माँ सीधी है वैसी तू है, उन्होंने चिढ़कर कहा। अच्छा चल, जो तेरी किस्मत होगा वो, कोई तुझसे छीन नहीं सकता, ख्वाह कितने ही पापड़ क्यों ना बेले। सकीना खाला कहती हुई दोबारा कमरे में चली गई तो वह सर झटक कर रह गई। सब मालूम है खाला, लेकिन दूसरों की खामियों पर पर्दा डालना मैंने अम्मा से सीखा है। इसने उठकर फ्रिज का दरवाज़ा खुला। और तुमने ही तो कहा है कि मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलकर रहेगा। इसने सोचा और इत्मीनान से पानी पीने लगी। जेबी, जा बर्तन समेट ले। कुछ देर बाद अम्मा ने आकर कहा, मेहमान चले गए? हाँ। इसने एक नज़र अम्मा के उतरे उतरे चेहरे को देखा और बर्तन उठाने चली गई। भाभी शायद मेहमानों को रुखसत करने दरवाजे तक गई थीं। वो सब चीज़ें समेट कर किचन में आई तो अम्मा गहरी सोच में डूबी हुई थी। अम्मा, अब आप यकीनन दुनिया के चलन पर हैरान हो रही होंगी। इसने चाय का कप अम्मा के सामने रखा और ख़ुद भी वहीं धरना मारकर बैठ गई। ये सामान समेट लो पहले, अभी बच्चे आ गए तो सारा कुछ चट कर जाएंगे। इसने अम्मा के कहने पर एक नज़र इन्हें देखा और बड़े इत्मीनान से बिस्किट चाय में डुबो डुबो कर खाने लगी। एक दो तीसरे बिस्किट पर अम्मा ने घूरकर इसे देखा। मैं कह रही हूँ इन्हें संभाल कर रख लो, आइंदा काम आएंगे। किसके काम आएंगे अम्मा, हमारे या भाभी के? इसने तल्खी से कहा और अम्मा एकदम खामोश हो गईं। जानती थीं वो भाभी से कितना प्यार करती है। अब इनके खुद गर्जाना रवैये पर यकीनन इसे दुख तो पहुंचना ही था। मैं तो खुद हैरान हूँ ज़ेबी, सारा वक्त बस अपनी बहनों की तारीफ में रद्दबल सान रही। और तो और लड़के की अम्मा भी कह रही थी, हमें तो तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी। मेरा ख्याल है इन्होंने नाइमा के घर का पता भी लिया है इससे। अच्छा भला रिश्ता था। अम्मा दुखी हो रही थी। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मा, जिन लोगों ने रिश्ते करने हैं वो लोगों को अपने घरों में बुलवाएं और अपना खर्चा करें। मैं तो अब इस घर में ये 80 रुपए किलो वाले बिस्किट नहीं रखने दूंगी। इसने बिस्किट उठाकर अम्मा के सामने लहराया और मुंह में डाल लिया। अम्मा को महसूस हुआ वो इनसे ज़्यादा खुद को बहला रही है। अरे ये अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है। असद ने हैरत से इन्हें देखा। नहीं मेरे भाई, तुम खुशी से इस दावत में शरीक हो सकते हो। इसकी फराख दिलाना पेशकश पर वो वहीं पंजों के बल बैठ गया। वैसे क्या मैं पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें अम्मा की तहवील में जाने के बजाय हमारी मुंतज़िर क्यों हैं? असद के जहन में यही ख्याल उभरा था कि शायद मेहमानों की तरफ से कोई मस्बत जवाब मिला है और वो इसी ख्याल की तस्दीक चाह रहा था। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं,
इसकी शदीद हैरत पर असद को अपनी कमिलमी पर खासी शर्मिंदगी हुई थी। वही तुम्हारी ये बहन बहुत भागवान हो गई है, इसने भाभी को किचन में आते देखकर कसदन बुलंद आवाज में कहा था। हमारी बदौलत लोगों के बरसों से रुके हुए काम पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। क्यों, है ना खुशी की खबर? इसने हंसते हुए असद की तारीफ चाही, जबकि भाभी किचन के दरवाजे से ही वापस चली गई थी। अम्मा कितने ही दिन गुमसुम सी रही थी। इस रिश्ते के ख़त्म होने का इन्हें बहुत कल्क था और इसका इजहार वो वक्तन फ़वक्तन अब्बा के सामने करती रही थी। अब्बा दरवेश सिफ्त आदमी थे, इस किस्म की फ़िक्रें नहीं पालते थे, सो हर दफ़ा अम्मा को तसल्ली देने लगते। खुदा पर भरोसा रखो, ज़ेबी की माँ, खुदा बहुत कारसाज है, देखना वक्त आने पर सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ठीक ही तो कहते हैं अब्बा, अम्मा तो इस तरह फ़िक्रमंद रहती हैं जैसे मैं इस दुनिया की आखिरी कवारी लड़की हूँ। इसने किताब का सफ़ा पलटते हुए सोचा, और कितना पढ़ना है तुमने? असद आंखों में नींद की सुर्खी लिए इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। क्यों, तुमने क्या करना है? ये बल्ब की रोशनी सीधी बरामदे में मेरी चारपाई पे पड़ रही है, रोशनी में नींद नहीं आ रही मुझे, इसने सर खुजाते हुए कहा। फिर तुम चादर लपेट कर सो जाओ, क्योंकि अभी मैंने ये पूरी किताब पढ़नी है। इसने राजा गिद्ध इसके सामने लहराई। अच्छा फिर जल्दी पढ़ लो। वो बटन पर उंगली रखकर इत्मीनान से खड़ा हो गया। भाई तुम पढ़ लो तो मैं भी लाइट बंद करके सोने जाऊं। इसकी हैरत भरी नज़रों के जवाब में असद ने वजाहत की तो इसकी बेख्तियार हंसी निकल गई। मेरा ख्याल है तुम अब भी सोए हुए हो। अच्छा फिर मैं सुबह पढ़ लूंगी। वो किताब रखकर उठ खड़ी हुई तो असद भी लाइट बंद करके बिस्तर पे चला गया। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, मून गर्दन ऊपर किया आसमान पर नजरें दौड़ाते हुए कह रहा था। जेबी ने हैरत से पहले मून को देखा और फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में आसमान को देखा। ये तुम्हें आसमान पे कौन सी प्रिटी गर्ल नज़र आ रही है? इसने मून के सर पर चपत लगाई और वो न जाने किस अंदाज में बैठा था कि किताब हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मून ने भौंकलाकर इसे देखा और फिर फौरन झुककर किताब उठा ली। ध्यान से सबक याद करो, इसने सख्ती से कहा। वो कोई घंटे भर से इसके साथ सर खपा रही थी। कर तो रहा हूँ आप ही। मून ने फिर किताब खोल ली तो वो कमीज़ की सिलाई में मसरूफ़ हो गई। मून ने इसे मसरूफ़ देखकर दोबारा आसमान पर नज़र दौड़ाई। आ गया, आ गया, मून एकदम ही चीख उठा। हाय मैं मर गई, कौन आ गया? इसके चीखने पर जेबी का दिल 100 मील फी मिनट की रफ्तार से भागने लगा था। वो देखें आप ही, कोई घंटे भर से वो आसमान पे घूम रहा था। मुझे यकीन था ये ज़रूर आएगा। मून का जोश दीदनी था। या खुदा, कौन आएगा? कमाल है, आपको नज़र नहीं आ रहा? वो देखे ना, सामने छत पे। मून ने झुंझला कर इसे समझाया। जेबी ने मून के इशारे पे नज़र दौड़ाई तो गहरी सांस लेकर रह गई। वो सफ़ेद रंग का कबूतर था जो छत पे बैठा कुटर हूँ कर रहा था। आप ही चलें, हम इसे पकड़ते हैं। मून झट उठ खड़ा हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो आराम से। जेबी ने इसे डपट दिया। आप ही प्लीज़ पकड़ देना, इतना खूबसूरत है, मून ने इल्तिजा करते लहजे में कहा। कमाल करते हो मून, न जाने किसका हो, हम ऐसे ही पकड़ लें। इसने मून को टालना चाहा। जिसका भी हो, अब तो हमारी छत पर बैठा है ना। मून ने डरते डरते इसे कायल करना चाहा। जेबी ने गुस्सीली नज़रों से इसे देखा। आप ही प्लीज़। दुनिया जहाँ की मासूमियत मून के चेहरे पर बराजमान थी। चलो मरो। वो बादल नख्वास्ता उठ खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पे पहुंच गए। जेबी ने दुपट्टा उतारकर हाथ में ले लिया और झुके झुके अंदाज में कबूतर की तरफ बढ़ी। अगले ही लम्हे इसने दुपट्टा कबूतर पे फेंक कर इसे काबू में कर लिया था। हो रे, ये बात हुई ना। मून का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। नीचे आकर इसने कबूतर को पानी पिलाया। मून बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरने लगा। आप ही इसे रखेंगे कहाँ? मून इसे अपनी मलकियत समझ बैठा था। जेबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि इसी दौरान दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मून भागकर दरवाजे तक गया और फिर वापस आया तो मुंह लटका हुआ था। आप ही वो लोग कबूतर लेने आए हैं। लो, हमने इतनी मेहनत से पकड़ा है तो अब लेने आ गए हैं। इसका अपना दिल ना चाहा कबूतर वापस करने को। अभी वो बड़ी अफसरदगी से कबूतर को देख रहे थे जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। ओफो, इसने घबराकर भाभी के कमरे की तरफ देखा। अभी उठकर आ जाएंगी और अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। इसे इन बेसब्रे लोगों पे गुस्सा आने लगा। क्या बात है भाई? इसने दरवाजे तक आकर गुस्से से पूछा। वो जी, हमारा कबूतर आपके घर आया है। आने वाले ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। कौन सा कबूतर? हमारे घर कोई कबूतर नहीं आया। इसने कबूतर दुपट्टे के नीचे छुपा लिया। मुंह इस हिकमत अमली पे झूम झूम गया था। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने खुद देखा है, आपकी छत पर बैठा था। किसी दूसरे ने तिनक कर कहा था। जेबी ने गुस्से से बंद दरवाजे को घूरा। हाँ आया है, फिर क्या कर लेंगे आप? मून सर पे हाथ गिराकर बैठ गया था। इसे पूरा यकीन था इसकी आप ही गुस्से में सारा काम खराब कर लेंगी। करना क्या है खातून, आप हमें हमारा कबूतर वापस करें। खातून, जेबी के तो पतंगे ही लग गए थे। दिमाग तो ठीक है आपका,
ये खातून किसे कहा है आपने? इसने चटक कर कहा। देखिए बीबी, जवाबन किसी ने कुछ कहना चाहा। बीबी, जेबी का तो बीपी लो होने लगा था बीबी के नाम पर, सो फौरन दरवाज़ा खोला और कबूतर तकरीबन इनके मुंह पर मारकर इसने ठग से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। अरे आपी, ये क्या किया है आपने? मून अपना हैरत से खुला मुंह बंद करके इसके पीछे लपका। हाँ तो और क्या करती, वो कमबख्त भी तो खातून और बीबी पर उतर आया था। एक तो पहले ही रिश्ता नहीं मिलता, ऊपर से ये खातून और बीबी मशहूर करवा देंगे मुझे, वो अपनी ही धुन में जल भुन कर कहती गई, जबकि मून नासमझी के आलम में बस इसे देखे गया था। इसने कमरे में झांका। असद बड़ी महवियत से पढ़ने में मसरूफ़ था। वो फ़ौरन किचन में आ गई। असद की साबका हिदायत को पेश नज़र रखते हुए इसने दूध ज़्यादा, पत्ती तेज़ और चीनी कम डालकर चाय तैयार की। फिर कप लाकर असद के सामने मेज़ पर रखा तो असद ने कदरे हैरत से इसे देखा और फिर किताब में गुम हो गया। ज़ेबी ने पहले तो इस बेतवज्जी पर इसे घूरा, मगर फिर फ़ौरन ही मुंह का ज़ाविया दुरुस्त कर लिया। असद, तो मेरे अच्छे से भाई हो ना? इसने पीछे से जाकर दोनों बाजू इसके गले में डालकर बड़े प्यार से पूछा था। बिल्कुल, इसमें क्या शक है? असद की नज़रें हनूस किताब पर जमी थीं। फिर मेरा एक काम कर दो ना। कौन सा? मुस्तंसर हुसैन तारड़ की केचू कहानी ला दो। सच बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं इसकी। जवाब असद की तवक्का के ऐन मुताबिक आया था। छोड़ो भाई, क्या रखा है इन किताबों में? घर के काम वाम किया करो। असद के कहने पर वो चिढ़ गई। करती तो हूँ, सारा वक्त घर के कामों में ही गुजरता है। सॉरी भाई, लाइब्रेरी बहुत दूर है, आने जाने में अच्छा खासा वक्त निकल जाता है। असद ने चाय का कप उठाते हुए कहा। शर्म तो नहीं आती? इसने गुस्से में असद के बाल खींच डाले। अपनी दफ़ा तो बड़े चक्कर लगते हैं, मेरी बारी में लाइब्रेरी दूर बहुत है। इसने असद की नकल उतारी। अरे मेरे बाल तो छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? वो झुंझला गया। नहीं छोड़ूंगी, पहले किताब लाने का वादा करो। नहीं लाकर दूंगा। असद भी जिद में आ गया। क्या? वो चीखी तो पड़ी थी। गुस्से में इसके बाल मजीद जोर से खींच डाले। हाय, मर गया। असद के हाथ से गर्म चाय छलक गई तो इसने फ़ौरन घबराकर इसके बाल छोड़ दिए। इंतहाई जाहिल लड़की हो तुम। वो उठकर अपनी कमीज झाड़ने लगा। अम्मा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक परेशान होती हैं। कब जाओगी तुम इस घर से और कब तुमसे जान छूटेगी? वो जानता था जेबी इस बात से चिढ़ती है, सो फ़ौरन ही बदला लेने के लिए कह दिया। जेबी को तो पहले ही अम्मा ने उठते बैठते ठंडी आहें भर भर के एहसास कमतरी में मुब्तला कर रखा था। असद के इस जुमले ने मजीद इसे तपा दिया। इतनी जल्दी है जान छुड़ाने की तो इंतज़ार किस बात का है? कहीं कुएं में धक्का दे दो, ये जहर की पुड़िया ला दो, खाकर अपनी भी जान छुड़ाऊं और तुम लोगों की भी। वो गुस्से में सुर्ख होती कहकर दूसरे कमरे में घुस गई। असद हैरान परेशान खड़ा इसे देखता रहा और फिर फौरन इसके पीछे लपका। अरे जेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा यार, दरवाज़ा तो खोलो, मुझे बताओ कौन सी किताब लानी है? वो बंद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पुकारने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ? भाभी ने इसे बाहर खड़े देखकर पूछा। कुछ नहीं, जेबी नाराज़ हो गई है। असद ने मुंह बनाकर कहा। ऐसी क्या बात है भाई, हम अभी मना लेते हैं अपनी लाला को। उन्होंने मुस्कुराकर कहा और शहराज को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। वो तोतली आवाज़ में इसे पुकारने लगा। असद को यकीन था अब दरवाज़ा खुलकर रहेगा, सो वो इत्मीनान से वहाँ से पलट आया। हाथ में पकड़ा कलम कमीज़ की जेब में डाला और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वापसी हुई तो जेबी शहराज को लिए बरामदे में बैठी थी। इसने किताबें लाकर इसके पास रख दी, मगर जेबी का मूड वैसा ही रहा। किताबों पर इसने एक नज़र भी न डाली थी। असद ने इसका सर पकड़कर चेहरा ऊपर किया। बेवकूफ़ लड़की, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? जेबी ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। बाहर से आने की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था। माथे पे हल्का हल्का पसीना उभरा हुआ था। वह सिर्फ 1.5 साल छोटा था जेबी से, मगर इसका ख्याल हमेशा बड़ों की तरह रखता था। जेबी को एकदम ही इस पर टूट कर प्यार आ गया तो इसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। इसकी मुस्कुराहट से जैसे असद की जान में जान आ गई थी कि इसकी खफगी बर्दाश्त करना कम से कम इसके लिए मुमकिन नहीं होता था। जितने सफ़रनामे मिले हैं वो मैं ले आया हूँ। असद ने किताबों की तरफ इशारा करके कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। असद, इसकी आवाज़ पर असद पलटा। आई एम सॉरी, इसने बड़ी मासूमियत से कहा तो असद मुस्कुराता हुआ दोबारा कमरे में आ गया। यही तो अलमिया है, लड़कियों की शादी की उम्र होने लगे तो हम इन्हें स्कूल कॉलेजेस से हटाकर घरों में बिठा लेते हैं और इन्हें मजबूर करते हैं इस बात पर कि वो अपने रिश्तों का इंतज़ार करें। और जब ऐसा नहीं होता तो ना सिर्फ हम लोगों के रवैये बदल जाते हैं, बल्कि लड़कियां भी खुद को हर लिहाज से कमतर समझने लगती हैं। असद इस एक वाक़े से ही जान गया था कि अम्मा जो बार बार जेबी के सामने इसकी शादी ना होने का रोना रोती रहती हैं, तो इस बात ने जेबी को भी एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था
कि शायद इसमें ही कोई ख़राबी है, लिहाजा इसने एक बार अम्मा के पास बैठकर इन्हें समझाया और सख्ती से मना भी कर दिया कि आइंदा ज़ेबी के सामने ऐसी कोई बात न की जाए। चंद दिन यूं ही सुकून से गुजर गए थे। खुद ज़ेबी हैरान थी कि अम्मा पर इसकी शादी का जो भूत सवार हुआ था वो क्या हुआ, मगर बहरहाल ये नई सूरत हाल इसके लिए खासी इत्मीनान बख्श थी कि अब अम्मा इसके हंसने खेलने पर बार बार नहीं टोकती थीं। ये महज इत्तेफाक था कि इन्हीं दिनों बड़ी फूफो की बेटी राबिया की शादी का कार्ड आ गया। कार्ड क्या आया, अम्मा की दबी दबी ख्वाहिशात फिर से जाग उठी। राबिया ज़ेबी से साल भर छोटी है। अम्मा बरामदे में बैठी अब्बा से महव कलाम थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर। ज़ेबी कमरे में ऊँधी लेटी टांगे हिला रही थी। लड़का बैंक मैनेजर है। अम्मा जी, राबिया का बड़ा भाई अमेरिका में बरसर रोज़गार है और छोटा भाई इंजीनियर। बैंक मैनेजर का रिश्ता आ गया तो इसमें हैरत किस बात की। ज़ेबी ने करवट ली। एक हमारी ज़ेबी है, कभी किसी स्कूल मास्टर का रिश्ता आ गया तो कभी किसी क्लर्क का। अम्मा के लहजे में हसरत ही हसरत थी। जाहिर है हमारे अब्बा महकमा माल में क्लर्क, बड़े भैया वापडा में क्लर्क। इस 5 मंजिले के मकान में कोई 19वीं ग्रेड का अफसर तो बारात लाने से रहा। ज़ेबी ने चुटिया से निकले बालों को कस कर पिन लगाई। अरे अब बस भी करो, तुम्हारी कौन सी 6-7 बेटियां हैं जो हर वक्त यही फिक्र सर पर सवार रखती हो। अब्बा इनकी बातें सुन सुनकर उकता गए थे। अरे फिक्र ना करूं तो और क्या करूं। अम्मा अब्बा से उलझने लगी थी। वाकई अम्मा, तुम घर बैठकर सिवाय फिक्र के और कुछ नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसने इत्मीनान से उठकर हाथों से कमीज़ की शिकनें दूर की। वो उठकर आईने के सामने आ गई और बड़ी तनकीदी निगाहों से अपने चेहरे का जायज़ा लिया। न कुछ गैर मामूली न सही, बेहद मामूली भी ना थे। आंखें तो अच्छी खासी हैं मेरी, बस आईब्रोज को ज़रा सी शेप दे लेनी चाहिए। रंगत है तो गंदमी, मगर शुक्र है कील महावसों से बची हुई है। हाँ, सबसे नागवार चीज़, चेहरे पे छाई पसमुर्दगी है। बंदे को ज़रा फ्रेश होना चाहिए। इसने बड़े गौर से अपने चेहरे को देखा था और फिर अगले ही रोज़ इसने पुराने रिसाले निकाल निकाल कर अपनी जिल के मुताबिक टोटके नोट किए और भाभी अम्मा से चोरी सब नुस्खे खुद पे आजमाने लगी। पानी पहले दिन में बवक्ते ज़रूरत पीती थी, अब जब थोड़ी देर हो जाती घटाघट पानी का गिलास चढ़ा जाती। बाल पहले भी कंधों तक थे, मगर ज़रा ऊंचे नीचे थे। हमसाये की लड़की से कहकर बराबर तरशवा लिए। ज़रा से दूध में देसी अंडे मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाए तो बालों का स्याह रंग मज़ीद चमक उठा था। अम्मा, मैंने राबिया की शादी पर जाना है। वो कितने ही दिन अम्मा के पीछे पड़ी रही। आखिरकार बड़ी मिन्नतों से अम्मा राज़ी हुई। फिर एक रोज़ बड़ी फूफो ने हमसायों के घर फ़ोन किया और अम्मा को ख़ास ताकीद की। ज़ेबी को देखे अरसा हो गया है। मैं अपनी बीमारी की वजह से आने से मजबूर हूँ, वरना खुद लेने आ जाती। लेकिन अब तुम इसे कम से कम 10-15 दिन पहले भिजवाओ। ये फूफो सबसे बड़ी थी। दादा दादी की वफ़ात के बाद अब्बा इन्हें माँ की जगह ही समझते थे। सो अब्बा से इजाज़त का मरहला खुद ब खुद तय हो गया कि वो फूफो के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते थे। अम्मा के साथ जाकर इसने शादी के लिए कपड़े खरीदे। मेकअप के नाम पर इसके पास सिवाय एक लिपस्टिक के कुछ नहीं था, सो अब ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ें खरीद ली थीं। जिस रोज़ सुबह असद ने इसे बड़ी फूफो के पास छोड़ने जाना था, वो बेहद खुश थी और पुरजोश भी। एक तवील अरसा हो गया था ख़ानदान भर के लोगों से मिले हुए। बाकी सब रिश्तेदार तो एक ही शहर में थे, बस ज़ेबी का घराना ही दूसरे शहर में था। यही वजह थी कि वो तमाम कज़न से मिलने के लिए बेचैन थी। इसे बड़ी फूफो की तरफ आए हुए 2 रोज़ हो गए थे और इस अरसे में इसने कोई काम नहीं किया था, सिवाय इस घर के मकीनों को ताड़ने के। वो हर किसी की आदात का बगौर जायज़ा ले रही थी। बड़ी फूफो जोड़ों के दर्द की वजह से बस अपने कमरे तक महदूद थीं, मगर इसके बावजूद घर के तमाम मामलात पर इनकी नज़र थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लेन देन हो रहा है, इन्हें खूब खबर थी। एक ही कमरे में महदूद होने के बावजूद वो पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए थीं। इनके मशवरे के बगैर घर में कोई काम ना होता था और इनकी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। इनके बाद घर में जिस फर्द की हैसियत मुस्तहकम थी वो सफ़िया भाभी थीं, फूफो के बड़े बेटे की जोजा मोहतरमा। इनके 4 बच्चे थे। घर के तमाम कामों का बोझ इन्हीं के कंधों पर था और आजकल शादी की वजह से काम इस हद तक बढ़ गया था कि वो इनकी वजह से घन चक्कर बनकर रह गई थी। इनके बाद रिजवान था, फूफो का छोटा बेटा इंजीनियर था और गैर शादीशुदा। माँ और भाभी के हुक्म पर ही चलता था। ज़ेबी ने भी इसे इनकी मुखालफत करते या झगड़ते नहीं देखा। इस घर में सबसे बेज़रर शख्सियत फूफा जान की थी, जो इंतहाई मजाम मनज किस्म की शख्सियत रखते थे। राबिया इन दिनों अपने कमरे में घुसी अपने हाथ पाँव और चेहरे की देखभाल में लगी रहती थी। इसी घर के दूसरी तरफ राबिया के चचा का घर था। दरमियान में सिर्फ एक बाड़ थी, जिसे फलांग कर वक्तन फ़ौक्तन राबिया की कज़न्स राबिया के पास आ जाती थीं और ज़ेबी ने नोट किया था कि इनके आने पर सफ़िया भाभी की यही कोशिश होती थी
कि राबिया अपनी कज़न्स के साथ मिलकर अपने कपड़े वगैरह समेट ले, मगर इन लोगों के दरमियान सिर्फ राबिया का अरूसी जोड़ा, राबिया का मेकअप और हेयर स्टाइल मौजू गुफ्तगू बना रहता था, जिससे भाभी काफ़ी चिढ़ती थीं। ग़र्ज़ इसने खूब दीदा रेज़ी से काम लेकर जांच लिया था कि किस वक्त को किस तरह ट्रीट करना है। लोगों के चलन पे हैरान होना छोड़ें ज़ेबी जी, लोगों के रंग में रंग जाएं, बेहतरी इसी में है। इसने खुद को हिदायत दी और अगले ही रोज़ वो कमर कस कर मैदान में कूद पड़ी थी। रात देर तक कामों में उलझे रहने की वजह से सुबह सफ़िया भाभी की आंख खुली तो बाहर हर तरफ उजाला फैल चुका था। वो हड़बड़ा कर उठ गई। इतनी देर हो गई, यहाँ तो अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा। उन्होंने दुपट्टा खींचकर गले में डाला, पाँव चप्पल में घुसाए, बाथरूम में जाकर पानी के चंद छींटे मुंह पर मारे और फिर किचन की तरफ भागी। अरे किचन में ज़ेबी को देखकर वो हैरान रह गईं। इनकी आवाज़ पर ज़ेबी चौंक कर पलटी। आई एम सॉरी भाभी, असल में मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। भूख का एहसास हुआ तो मैं किचन में आ गई। इसने शर्मिंदा से लहजे में वजाहत की। अरे नहीं भई, ऐसी कोई बात नहीं। असल में रात देर से सोई थी, इसलिए मेरी भी आंख नहीं खुली। चाय पकते देखकर इन्हें कदरे सुकून हुआ था। अगर चाय बन गई हो तो जल्दी से कप में डाल दो, मैं अम्मी को दे आऊँ, वो ज़रा जल्दी नाश्ता करती हैं। भाभी ने पुप्पो का जिक्र किया। इन्हें मैं नाश्ता दे आई हूँ भाभी। ज़ेबी ने कनखियों से देखा। इनके चेहरे पर यकलख्त ही इत्मीनान उभर आया था। बहुत अच्छा किया तुमने, नाश्ते में ज़रा देर हो जाए तो इनका मूड ऑफ हो जाता है। भाभी आटा गूंदने की तैयारी करने लगीं। अच्छा अब तुम जाओ, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। उन्होंने नरमी से इसे चूल्हे के पास से हटाया। कोई बात नहीं भाभी, मुझे कौन सा कोई और काम है। यूं भी फारिग रहने की आदत नहीं, इसलिए इन 2 दिनों में खासी उकता गई हूँ मैं। इसकी बात पर भाभी बेख्तियार मुस्कुरा दी। अरे भाई, यहाँ तो लड़कियाँ कामों से बचने के लिए हज़ार बहाने ढूंढ लेती हैं और तुम हो के काम करने के बहाने ढूंढ रही हो। भाभी की बात पर वो सिर्फ कंधे उचकाकर रह गई। अपनी अपनी आदत है भाभी। अच्छा फिर यूं करो, तुम ऑमलेट बना दो, मैं आटा गूंद कर पराठे बनाती हूँ। भाभी को तो हर वक्त किसी हेल्पर की तलाश रहती थी, सो फ़ौरन बेतकल्लफ़ी इख्तियार कर गईं और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारे काम निपटाती चली गई। तौबा है पुप्पो, आपके बाल किस कदर रूखे हो रहे हैं, सर भी खुश्की से भरा पड़ा है। भाभी और राबिया बाजार चली गई थी। वो झट तेल की बोतल उठाए पुप्पो के पास चली आई। अरे बेटी, कितने ही दिन हो गए तेल बालों के करीब भी नहीं फटका। हर कोई अपने धंधे में उलझा हुआ है। इतनी तौफीक कहाँ कि कोई 2 बूंदे तेल की मेरे सर में डाल दे। पुप्पो खासी बेजार बैठी थीं। एक हमारा ज़माना था, हर रोज़ अपनी सास के सर में तेल की मालिश करते, कपड़े बदलवाते, बाल बनाते। वो हमारी खिदमत से खुश होती और हम इनकी दुआओं से। ज़ेबी दिलचस्पी से पुप्पो की बातें सुनने लगी। मगर आजकल तो बुज़ुर्गों की कोई बुकत नहीं रही। जैसे जैसे हम लोग अपना वक्त पूरा कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी बड़े सब्र से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं पुप्पो। इसने तेल इनके सर में उंडेल कर मसाज शुरू किया। आपके बच्चे तो आपसे बेहद प्यार करते हैं और तो और सफ़िया भाभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकती। इसने ज़रा मुबालगे से काम लिया। बुढ़ापे में कदम रखते ही इंसान खुद को दूसरों पर बोझ तस्वर करने लगता है। वक्तन फ़वक्तन इन्हें यह एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए किस कदर अहम हैं। ये ज़ेबी का अपना नज़रिया था, सो वो पुप्पो को पूरी तरह यह एहसास दिला रही थी। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है बुज़ुर्गों की दुआएं समेटने की, मगर बदकिस्मती से होश संभालते दादा दादी वफात पा गए। नाना वगैरह की तरफ वैसे भी कभी कभार ही जाते थे। पुप्पो इसकी बातों पे मुसलसल हंकारा दे रही थीं। वैसे ज़ेबी बेटी, तुम्हारे हाथों में नरमी बहुत है। पुप्पो को नींद के झोंके आने लगे थे। इसने मसाज करने के बाद इनके बाल बनाए और जब वो तेल की शीशी उठाकर कमरे से बाहर निकली तो पुप्पो इसे दुआएं देते देते बाकायदा ऊँगने लगी थीं। ज़ेबी और भाभी ढेर सारे कपड़े इधर उधर फैलाए लाउंज में बैठी थीं। भाभी तमाम जोड़े इस्त्री करके इन्हें तय करके डब्बों में पैक करती जा रही थीं। कुछ कपड़े जिन पर कढ़ाई का काफ़ी काम किया हुआ था, इन्हें हैंगर में लटका कर पिनों की मदद से सेट करती जा रही थीं। वो सोफे पर बैठी कमीज की तुरपाई के साथ साथ भाभी की बड़बड़ाहट भी सुनती जा रही थी। पहली दफ़ा देखी है ऐसी लड़की, जहेज का सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा है और मोहतरमा खुद 24 घंटे कभी खीरा चेहरे पे सजाई बैठी रहती हैं और कभी कोई मास्क। वो राबिया की सुस्ती से सख्त नाला थीं। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक ही वो पलटी और छोटे काशिफ को झड़क दिया, जो बड़े मज़े से कॉमन पिनों का डब्बा खोले बैठा था। 1000 दफ़ा कहा है मत छेड़ा करो चीज़ों को। उन्होंने डब्बा इसके हाथ से झपटा। चलो उठो यहाँ से, आओ तुम्हारे बाप के पास छोड़ के आऊँ तुम्हें। उन्होंने इसे एक बाजू से पकड़ कर घसीटा। सारा साल बाहर ऐश करते हैं, अब 4 दिन के लिए आए हैं तो बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। वो सख्त झुंझलाई हुई थी, बोलती हुई बाहर निकल गईं और वह मुस्कुराहट छुपाकर अपने काम में मसरूफ़ रही।
अस्सलाम वालेकुम। किसी भारी मर्दाना आवाज पर इसने चौंक कर सर उठाया। कोई अजनबी ही था। इसने सलाम का जवाब देते हुए दुपट्टा कांधों पर फैलाया और सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। सफिया भाभी कहाँ हैं? आने वाले ने पूछा तो वो समझ गई कि यकीनन भाभी के जानने वाले होंगे। आप बैठे प्लीज, मैं देखती हूँ। इसने कमीज साइड पे रखी और पाँव सोफे से नीचे उतारे। हाय, कोई चीज बड़े जोर से इसके पाँव में चुभी तो इसने बुर्क रफ्तारी से पाँव वापस खींच लिया, जबकि इसकी हाय पर वो अजनबी बैठते बैठते रुक गया था। हाय, मैं मर गई। जेबी के पाँव में कॉमन पिन आधी से ज्यादा घुसी हुई थी और ये देखते ही जेबी की आधी से ज्यादा जान हवा हो गई थी। इसे निकाल लीजिए ना। आने वाले ने इसे आंखें फाड़ कर अपने पाँव की तरफ तकते देखकर कहा। कैसे निकालूं? जेबी ने इसे ऐसे घूरा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। हाथ से। जवाबन इसकी आंखों में उभरने वाला तासुर भी कुछ ऐसा ही था। हाय अम्मा जी। दो मोटे मोटे आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों में आ गए। डरते डरते हाथ पिन की तरफ बढ़ाया। दांत सख्ती से एक दूसरे पर जमा कर पिन को हाथ लगाया ही था कि जरा से हिलने पर दर्द की तेज लहर पाँव में दौड़ गई। इसने झट हाथ वापस खींच लिया। ओफो, बड़ी मामूली सी तो पिन है। लाए, मैं निकाल देता हूँ। वो सोफे से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, हाथ मत लगाइएगा, दर्द होता है, मैं खुद ही निकाल लूंगी। इसे उठते देखकर इसने बेख्तियार दोनों हाथों से मजबूती से पाँव पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? भाभी इसी दौरान आई और इसे देखकर पूछने लगी। भाभी ये? इसने पाँव की तरफ इशारा किया। ओफो, तो भाई इसको निकालो ना, यूं ही पाँव पकड़कर क्यों बैठी हो? वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और इसके नहीं नहीं करने के बावजूद उन्होंने सख्ती से इसका पाँव पकड़कर एक झटके से पिन बाहर निकाल दी। खून का सुर्ख कतरा बाहर उभर आया था। ये सब इस काशी की कारस्तानी है। सारी पिनें यहाँ बिखेर गया है। भाभी ने झुककर सारी पिनें दोबारा डब्बे में बंद की। हाँ भाई हमाद, तुम सुनाओ कैसे हो? भाभी आने वाले की तरफ मुतवज्जा हुई। बिल्कुल ठीक हूँ, ये मामा ने कुछ साड़ियाँ भिजवाई हैं, राबिया को दिखा दें, जो पसंद हो वो अलग कर दें। इसने बड़ा सा शॉपर भाभी की तरफ बढ़ाया। हाँ ये ले जाओ जेबी, राबिया अपने कमरे में होगी। भाभी ने शॉपर इसके हाथ में थमा दिया और इस दफ़ा इसने बड़े एहतियात से पाँव नीचे रखा था। भाभी ये? हमाद ने सवालिया नज़रों से जेबी को देखा। अरे हाँ भाई, मैंने तारुफ तो करवाया ही नहीं। भाभी ख्वामखाई हंस दी। ये महजेब है, राबिया के मामू की बेटी, और जेबी ये हमाद हसन है, मेरे छोटे ताया की साली की देवरानी के बेटे। हाय, जेबी ने हैरत से भाभी को देखा। इसे इतने लंबे चौड़े रिश्ते की कुछ समझ नहीं आई थी, मगर चूंकि भाभी इसे बताकर दोबारा हमाद की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, इसलिए वो कंधे उचकाकर राबिया के पास आ गई थी। राबिया की मायों की रस्म अदा हो गई थी। सारा घर मेहमानों से भर गया था। हर कमरे में खुशगपियों, केकों, सरगोशियों की आवाज़ें हमा वक्त गूंजती रहती थीं। हर कोई बेफिक्री के मज़े लूट रहा था। वक्त पर खाना, वक्त पर चाय। कभी किसी को मौजू गुफ्तगू बना लिया जाता, कभी किसी नई ताज़ी ख़ानदानी खबर पर घंटों बातचीत होती रहती। नौजवान लड़कियों को नत नए कपड़े दिखाने का एक सुनहरी मौका मिल गया था। जेबी ने फुर्ती और होशियारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किसी मेहमान खातून का बच्चा रो रहा होता, वो झट बच्चे को पिचकारती हुई वहाँ से ले जाती। कोई खिलौना देती, गुदगुदी करती और ज़रा सी देर में हंसता खिलखिलाता बच्चा माँ की गोद में वापस दे जाती। कोई खातून सर दर्द की शिकायत करती, वो 2 मिनट में चाय का कप और सर दर्द की गोली इनके हाथ में थमा जाती। खाना खिलाते वो मुसलसल निगरानी करती रहती, किसी के सामने सालन ख़त्म तो नहीं हुआ, चावलों की डिश खाली तो नहीं, कौन बच्चा पानी के लिए रो रहा है। वो हर एक की ज़रूरत का बखूबी ख्याल रखती। पुप्पो का खाना खुद इनके कमरे में लेकर जाती। सफ़िया भाभी के साथ मिलकर इसने राबिया के जहेज़ का सारा सामान सेट करके एक कमरे में बंद करवा दिया था। रात को मेहमानों के लिए सोने के इंतज़ाम की जिम्मेदारी भी इसके सर थी और वह अपना चैन, आराम, खाना पीना पसे पुश डालकर ये सब काम कर रही थी कि ये सब काम इसे करने थे, बल्कि इसे करने पर मजबूर किया था। सकीना खाला की तरह ममेज़ नज़रों ने, अम्मा के हमा वक्त पावेलों ने और भाभी नाइमा के लबों पर छुपे छुपे तबस्सुम ने, सो वो ये सब कर रही थी। इस रोज़ भी वो किचन में तमाम बचे हुए खाने फ्रीज़र में महफूज कर रही थी जब रिजवान चला आया। इसने एक नज़र मसरूफ सी जेबी पर डाली, फिर इधर उधर देखकर वापस पलटने को था जब जेबी की नज़र इस पर पड़ी। कुछ चाहिए था? इसने बेख्तियार पूछा था। चाय बनवानी थी, मगर आप तो पहले ही खासी मसरूफ़ हैं, इसने ज़रा तौक़ुफ़ से कहा। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। वो मुड़कर देगची उठाने लगी। मैं अपने कमरे में हूँ। रिजवान एक नज़र इसे देखकर चला गया। जेबी ने चाय का कप तैयार किया, मगर किचन के दरवाजे से निकलते निकलते रुक गई। क्या मुझे खुद जाना चाहिए? इसने एक लम्हे के लिए सोचा। फिर इसने वहीं से किसी बच्चे को आवाज़ दी और चाय रिजवान के कमरे में भिजवा दी। यहाँ तो ज़रा सी बात का झट अफसाना बन जाएगा, इसने सोचा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। अरे तरबियत तो की है हमारी भावच ने जेबी की। पुप्पो के कमरे में जाते हुए वो ठिठक गई।
अपना नाम सुनते ही फितरी सा तजस्सुस इसके दिल में उभरा, तो इसने वहीं रोककर कान दरवाजे से लगा दिए। इधर से उधर फिरकी की तरह घूमती रहती है। मजाल है जो कभी कमर सीधी करते देखा हो इसे। जब से आई है मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आते जाते खड़े खड़े पूछ जाती है कि पप्पो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अरे मैं कहती हूँ मेरी अपनी राबिया ने कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। पप्पो के लहजे में इसके लिए प्यार ही प्यार था। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही आपा। लड़की वाकई बड़े गनों वाली है और फिर हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। कभी माथे पे बल नहीं देखा, न कभी चिढ़कर बोलते सुना है। कोई और खातून भी पप्पो की हाँ में हाँ मिलाने लगी। जब से जेबी आई है सच मेरा तो बोझ हल्का हो गया है। भाभी की आवाज़ पर वो एकदम चौंक गई। अपनी तारीफ सुनते सुनते वो भूल गई थी कि वो यहाँ भाभी को बुलाने आई थी। सो फौरन कदमों की चाप पैदा करते हुए इसने दरवाज़ा खोला। भाभी आपको सफदर भाई बुला रहे हैं। इसने सर अंदर करके भाभी को पैगाम दिया और इनके सर हिलाने पर वापस पलट गई। वो इस वक्त मैं बिन पतंग उड़ी जाऊं रही की अमली तफसीर नजर आ रही थी। गोया मेरा मसला थोड़ा थोड़ा हल हो रहा है। यहाँ तो सब लोग मेरे गर्विदा नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ गर्विदा होने से क्या हासिल। बात कुछ आगे भी तो बढ़नी चाहिए। वो कमरे में आकर बेड पे गिर गई। अम्मा न जाने कब आएंगी। आखिर इन्हें भी तो मालूम हो इनकी बेटी कितने गनों वाली है। इसे अम्मा का शिद्दत से इंतज़ार था। खाना लगने में अभी काफ़ी वक्त था। सो जेबी भी ढोलक बजाती लड़कियों के पास आ गई। हर घर में डिश वीसीआर की सहूलत मौजूद थी, इसीलिए तमाम लड़कियां नए नए गाने ढूंढकर एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। वो बस चुपचाप इनके साथ बैठी तालियां बजाती रही। ए सना ज़रा मुझे पानी तो पिलाओ। ढोलक ज़रा देर के लिए रुकी तो राबिया की चची ने अपनी बेटी को पुकारा, जेबी प्लीज़। सना मुल्तजी निगाहों से इसे देखने लगी। अरे वो भी तो मेहमान है इस घर में, इसे भी 2 घड़ी बैठे रहने दिया करो। उन्होंने जेबी को उठते देकर फौरन बेटी को टोक दिया। मेहमान कहाँ अम्मी, जेबी तो घर वाली ही लगती है। आपने देखा नहीं बमुश्किल 10 रोज़ हुए हैं इसे यहाँ आए हुए और हर जुबान पे इसी का नाम है। सना के कहने पर जेबी ने चौंक कर इसे देखा। वो बड़ी गहरी निगाहों से जेबी को देख रही थी। जेबी इसके तासुरात को कुछ समझ ना पाई थी। अरे लड़कियों जल्दी उठो यहाँ से। सफ़िया भाभी भुखलाई हुई सीढ़ियाँ उतर रही थीं। सारा आसमान गर्द आलूद हो रहा है। बस आंधी शुरू होने वाली है। आंधी क्या तूफान आएगा। वो मुसलसल बोलती हुई नीचे आ गई। मैं तो पहले ही कह रही थी घुटन सी है माहौल में, कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। पोपो ने अपना अंदाज़ा जाहिर किया। आंधी का लफ्ज़ सुनते ही जेबी एकदम ही घबरा गई थी। घर में आसमान ज़रा रंग बदलता तो अम्मा हंगामा खड़ा कर देती थी। फलां चीज़ उठा लो, फलां चीज़ ढांप दो, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। अम्मा हिदायत देती रहती और वो कभी इधर कभी उधर भाग भाग कर हलकान हो जाती थी। और अब यहाँ तो इतना सामान बिखरा हुआ था। इसने एक नज़र सहन में दौड़ाई। आप सब लोग उठकर कमरों में चलें ताकि चारपाई यहाँ से उठा लें। भाभी के कहने पर सब खवातीन उठना शुरू हो गईं। जेबी ने फौरन इधर उधर दौड़ते बच्चों को काबू में करना शुरू किया। तूफान आने वाला है, सारी मिट्टी आंखों में चली जाएगी। भाग जाओ कमरे में। वो बच्चों को डरा डरा कर कमरे में भेजने लगी। फिर सहन से चारपाइयाँ उठा उठा कर बरामदे में खड़ी करने लगी। राबिया की कज़न समीना इसकी मदद करवाने लगी। हवा में तेज़ी आने लगी थी। जेबी ने भागकर तमाम कमरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने शुरू कर दिए। जेबी बहन इधर आओ ज़रा। भाभी सफ़िया ने उजलत में इसे पुकारा कि काशी इनकी गोद में रो रहा था। किचन में सारी चीज़ें यूं खुली पड़ी हैं, इन्हें अच्छी तरह ढांप कर ऊपर कोई कपड़ा डाल दो, खाने में मिट्टी न चली जाए। और मिठाई के डब्बे मैंने वहाँ मेज़ के नीचे रखे हैं, इन्हें वहाँ से उठाकर अलमारी में रख दो, मगर ताला याद से लगा देना। ये लो चाबी संभाल कर मुझे वापस पकड़ा देना। भाभी इसे हिदायत देकर कमरे में चली गई और वो किचन में आ गई। और फिर तमाम काम करके जब वो किचन का दरवाज़ा बंद कर रही थी, इसी वक्त बिजली चली गई। लो ये एक और मुसीबत। अभी बच्चों की भां भां से पूरा कमरा गूंजने लगेगा। इसने झुंझला कर सोचा, बाहर वाकई तूफान की ही सूरत हाल थी। बारिश नाम को नहीं थी, बस आंधी जोर पकड़ती जा रही थी। वो अंदाजे से ही टटोल टटोल कर कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। आगे मालूम नहीं गुजरने को जगह है भी कि नहीं, इसने सोचा। इसी दौरान घुप अंधेरे में बच्चे के रोने की आवाज़ उभरने लगी थी। जेबी हैरान हो गई। कमरे में मौजूद सब बच्चे माओ की घिरकियों से डर कर चुपचाप बैठे थे। यह आवाज़ यकीनन बाहर से आ रही थी। ये कोई बच्चा रो रहा है, इसे पकड़ लें। बच्चे की रोती आवाज़ के साथ कोई मर्दाना आवाज़ उभरी थी। कहाँ है बच्चा? जेबी ने वहीं खड़े खड़े आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की। यहाँ है दरवाजे के पास। जेबी ने हाथ आगे बढ़ाकर अंदाजन बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। रोने की आवाज़ तो यहीं से आ रही है। अचानक इसके हाथ में बच्चे का बाजू आया तो इसने इसे शर्ट से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। बाकी सब लोग तो यहाँ हैं, तुम कहाँ रह गए थे?
जेबी ने भुना कर पूछा, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती अचानक ही इसकी कलाई मर्दाना हाथ की गिरफ्त में चली गई थी। ये लीजिए बच्चा। बच्चे का हाथ बाकायदा इसके हाथ में देकर कहा गया था। वो शर्मिंदगी से अपनी जगह खड़ी रह गई थी। कदमों के जाने की आवाज़ उभरी तो इसमें हरकत हुई। अम्मी अम्मी, बच्चा सिसक रहा था। भाई ये किस बच्चे की अम्मी है? ओफो, मेरा मतलब है ये किस अम्मी का बच्चा है? इसका दिल अपना सर पीट लेने को चाहा। अरे मेरा है। मोहसिन अपने अब्बा के पास था। आंधी से डर के रोने लगा होगा। किसी कोने से मतलूबा अम्मी बोली तो इसने सुकून का सांस लेकर बच्चा आगे पार्सल कर दिया। मालूम नहीं यहाँ कहीं बैठने को भी जगह है कि नहीं। इसने आहिस्तगी से आगे बढ़कर बैठने को जगह तलाश की। यह गालबन बेड है। इसने हाथ से महसूस किया और फिर वहीं किनारे पर टिक जाना चाहा। हाय हाय, मेरा पाँव गया। कोई नस्वानी चीख बुलंद हुई और वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसने मुंह पर दुपट्टा रखकर बमुश्किल हंसी जब्त की। कौन है यहाँ पर? इसी पाँव वाली ने खा जाने वाले लहजे में पूछा था। जेबी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। क्या हो रहा है भाई? कोई मोमबत्ती वगैरह ही मंगवा लो, किसी और खातून ने मशवरा दिया। रिजवान इमरजेंसी लाइट का बंदोबस्त कर रहा होगा। इतनी देर मोमबत्ती मंगवा लेते हैं। जेबी, कहाँ हो भाई तुम? भाभी ने इसे पुकारा मगर वो चुपचाप जहाँ खड़ी थी वहीं कालीन पर बैठ गई। कौन है? कपाती हुई सरगोशी इसके कानों से टकराई। वो चंद लम्हे आवाज़ पहचानने की कोशिश करती रही और फिर चौंक गई। समीना, ये तुम हो? ओह जेबी। इसकी सरगोशी के जवाब में समीना ने चहकना चाहा मगर इसकी पर वो भी दुबक गई। चुप रहो, दीवारों से सर टकरा टकरा कर मोमबत्ती लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जेबी ने समीना के कान में सरगोशी की। तो क्या हम दोनों यहीं? समीना की हंसी का फवारा उबलने लगा तो वो भी अपना कहकर रोकने की कोशिश में बेहाल हो गई। सुबह वो उठी तो भाभी पहले ही किचन में नाश्ता तैयार कर रही थीं। ज्यादातर लोग अभी बिस्तरों में ही थे कि रात को बिजली आते और फिर खाना खाते ही काफी देर हो गई थी। वो बाहर निकली तो मुंह बसूर कर रह गई। बरामदों और सहन में जैसे किसी ने मनो मिट्टी ला फेंकी हो। इसे सख्त चिढ़ती आंधी के इन रह जाने वाले असरात से। सुबह भी इससे रहा न गया तो पाइप लगाकर बरामदे धोने शुरू कर दिए। पानी की मोटी धार से चिकना फर्श एकदम साफ सुथरा हो गया। इसे इस काम में बेहद लुत्फ आ रहा था कि इसके अपने घर में ईंटों का फर्श था जिसको धोते वक्त खासी मुशक्कत करनी पड़ती थी। बरामदों के बाद सहन की बारी आ गई थी। वो बड़े मगन से अंदाज में गर्द आलूद दीवारों पे पानी बहा रही थी जब इसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने गर्दन घुमाकर देखा। रिजवान तौलिया कांधे पे रखे हैरत से इसे देख रहा था। भैया, इतनी सुबह सुबह आपको क्या सूझी? सुबह जेबी ने बरामदे में लगे क्लॉक पर नजर दौड़ाई। पूरे 9 बज रहे थे। मेरा मतलब है भाभी ने किसी औरत को काम के लिए बुलवाया था, वो कर लेती ये सब। रिजवान ने इसकी निगाहों का मफहूम समझकर दोबारा कहा, फिलहाल तो वो औरत आई नहीं और न जाने कब तक आएगी। मेरा तो इस वक्त तक बुरा हाल हो जाता है इतनी मिट्टी देखकर। इसने पानी की फुहार अपने पाँव पर डाली और बाद में पानी बंद कर दिया। रिजवान जवाबन कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र इसके धुले धुलाए साफ सुथरे पैरों पर डाली और बाथरूम में घुस गया था। आज मेहंदी की रस्म होनी थी और प्रोग्राम के मुताबिक आज ही अम्मा अब्बा को भी आना था। लिहाजा वो बड़ी बेचैनी से इनकी मुंतजिर थी। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। वो उकता सी गई। दूर दराज के मेहमान भी आ चुके थे और इस वक्त वो चाय का कप लिए किचन से निकली थी जब अचानक दरवाजे पर अब्बा और मून का चेहरा नजर आया। मून भागकर इससे लिपट गया था। अम्मा क्यों नहीं आई? इसने चाय का कप मेहमान खातून को देखकर अब्बा से पूछा। हाँ, वो तुम्हारी मुमानी की तबीयत ठीक नहीं थी। नाइमा वहाँ चली गई थी, इसलिए तुम्हारी अम्मा को घर पे रुकना पड़ा। अब्बा ने इसे बताया। अब्बा बहुत कम कहीं आते जाते थे, इसलिए इनकी तीनों बहनें इन्हें घेरे में लिए गिले शिकवे करने लगी थी और वह समीना को अब्बा की आमद का बताने कमरे में भाग गई थी। समीना ने इसे देखते ही हेल्प मी का नारा लगाया था कि वो घंटे भर से मेहंदी के थाल सजा रही थी। अरे तुम यहाँ अकेली फंसी हुई हो? जेबी इसके पास ही बैठ गई और ख़ुद भी इसकी मदद करने लगी। बारात दूसरे शहर से आनी थी, इसलिए जाहिर है वो दूसरे शहर से मेहंदी लगाने तो नहीं आ सकते थे। अलबत्ता सब कजन्स ने मेहंदी सजाकर हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम बना रखा था। वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारे यहाँ क़याम का मुस्तकिल प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बातों के दौरान अचानक ही समीना ने कहा तो वो एकदम चौंक गई। क्या मतलब? वो बात समझ गई थी मगर दानिस्ता अनजान बन गई। कल ताई अम्मा ताया जी से बात कर रही थी कि मुझे जेबी बेहद पसंद है। राबिया की शादी के बाद भाई भावज के कानों में बात डाल दूंगी, समीना बता रही थी और जेबी के आसपास फुलझड़ियाँ छूटने लगी थीं। अरे वाह अम्मा, तुम ख्वामखा मुझे इतना अरसा बदकिस्मत करार देती रहीं। सारी उम्र तो घर में बंद रखा मुझे, ना किसी ने देखा भाला ना पसंद किया। अब देखना एक नहीं कहीं कहीं पत्थर आएंगे तुम्हारे घर में। इसकी नज़रों के सामने वो ख़वातीन घूम गईं जिनकी आंखों में बारहा इसने अपने लिए पसंदीदगी के आसार देखे थे। क्या बात है, बहुत खुश हो रही हो? समीना ने इसके लबों पे हल्का सा तबस्सुम देखकर छेड़ा।
कवल इस वक्त किसी बात पे क्या खुश होना। इसने फौरन संजीदगी इख्तियार की। मैं तो इस मोमबत्ती पे हंस रही हूँ जिसे मैं हर बार थाल में लगाती हूँ और यह हर बार किसी बूढ़ी औरत की तरह झुकने लगती है। इसने मोमबत्ती समीना के सामने लहराई तो वो बेख्तियार हंस दी। तुम कब तक यूं ही माइयों वाले होलिये में घूमती रहोगी। वो खाली बर्तन लिए किचन में दाखिल ही हुई थी जब समीना ने बर्तन इसके हाथ से झपट कर सिंक में रखे और फिर बाजू से घसीटते बाहर ले गई। भाई सब्र तो करो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी वजह से अभी तक मैंने कपड़े नहीं बदले और मेरा ख्याल है अगर तुम्हें देखती रही तो इसी हुलिये में सोना पड़ेगा मुझे। समीना ने इसे कमरे में धकेला और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनो, कौन सा पहनूं इनमें से। जेबी ने 2 सूट निकालकर समीना के सामने लहराए। मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। समीना ने स्याह जॉर्जेट के कुर्ते को सिलेक्ट किया जिस पर गोल्डन दबके का नाजुक सा काम किया हुआ था। साथ में गोल्डन शलवार और ब्लैक ही दुपट्टा था। कपड़े बदलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तो वहाँ हर किस्म का मेकअप बिखरा हुआ था। लगता है खूब तैयारी की गई है। इसने फाउंडेशन क्रीम उठा ली। अरे कोई ऐसी वैसी, तुम सना को देखो तो हैरान रह जाओगी। मैरून घाघरा पहना है इसने, फुल मेकअप के साथ बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। समीना ने बाल ब्रश करते हुए कहा। फाउंडेशन क्रीम लगाने के बाद इसने हल्का सा फेस पाउडर का टच दिया और ब्राउन लिपस्टिक कम लिप लाइनर से होंठों को खूबसूरत शेप देकर वो आईने के सामने से हट गई थी। बस, समीना ने हैरत से इसे देखा। ना कोई आईलाइनर, ना ब्लश ऑन, ना मस्कारा। बस यार इतना ही ठीक है। वो बैठकर समीना को मेकअप करते देखने लगी। वैसे भी अम्मा ने ख़ास ताकीद की थी कि मेकअप चेहरे पे थोपने की ज़रूरत नहीं। शादीशुदा और कंवारी लड़कियों में फ़र्क नज़र आना चाहिए। ओहो, तो अम्मा की नसीहत पर अमल कर रही हो। वाह भाई, तुम तो वाकई बहुत बीबी हो। समीना ने लिप ग्लॉस होंठों पर लगाकर आखिरी बार आईने में अपना जायज़ा लिया। तैयार होकर वो दोनों बाहर निकली तो इस हिस्से में खासी खामोशी थी। घर के पिछली तरफ बने बड़े से बाग से ढोलक की आवाज़ आ रही थी और लड़कियों के गाने की भी। वह सीधी वहीं चली गई। रोशनी का खूब इंतज़ाम किया हुआ था। राबिया पीले सूट में सर झुकाए सब लड़कियों के दरमियान बैठी थी। जेबी प्लीज़, मैं कैमरा वहीं ड्रेसिंग टेबल की दराज में भूल आई हूँ, वो उठा लाओ। भाभी इसे देखते ही बोली थी। चलो, एक ये मुसीबत रहती थी अभी। समीना के मुंह बनाने पर इसे हंसी आ गई। वो दोनों राहदारी से मुड़ी तो अचानक ही कोई सामने आ गया। वाह भाई, आज तो लोग पहचाने ही नहीं जा रहे। वह हमाद हसन था। इसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता हुआ जेबी ने इस बेतकल्लफ़ी पर खासी नागवारी से इसे घूरा था। वो मुझे सफ़िया भाभी से कुछ काम था, कहाँ होंगी वो। हमाद ने फ़ौरन संजीदगी से पूछा। मालूम नहीं, हम हर वक्त इन्हें जेब में तो नहीं रखे फिरते। इसके चिढ़कर जवाब देने पर समीना ने इसे कोहनी मारी। वो पीछे बाग में है, समीना ने कहा तो वह साइड से होकर आगे गुजर गया। बेवकूफ़ लड़की, ये इस घर के ख़ास मेहमानों में से है। सर आंखों पर बिठाया जाता है इन्हें। क्यों घर में सोफ़े कुर्सियाँ नहीं हैं। इसके सवाल को समीना ने नज़रअंदाज कर दिया था। इतना बड़ा घर है इनका, देखो तो आंखें खुली की खुली रह जाएं। होगा हमारे किस काम का। इसने दराज खोलकर कैमरा निकाला। बहन कोई नहीं इनकी, 2 बड़े भाई हैं, लाखों का जहेज लाई हैं इनकी भाभियाँ। समीना पूरी तरह मुतासिर नजर आ रही थी। हमारी तरफ से अरबों खरबों का ले आए। समीना ने इसकी बेजारी देखी तो मजीद मालूमात देने का इरादा मुस्तरद कर दिया। कैमरा लेकर वो वापस आई तो रिजवान इन्हीं के इंतजार में था। कैमरा इसके हाथ में देते हुए जेबी ने नोट किया कि इसे देखते हुए रिजवान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत सी उभरी थी। दुल्हा भाई, दूध पी लीजिए। हम नहीं पीते। दुल्हा के कोरे जवाब पर सब कजन्स ने हैरत से एक दूसरे का मुंह देखा था। क्यों दुल्हा भाई, हम जानते हैं दूध का ये ग्लास हमें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने तायराना नज़र हसीनों के जम गफीर पर डाली। उफ, दुल्हा भाई तो बहुत कंजूस हैं। ज़ारा का सदमे से बुरा हाल हो गया। दुल्हा भाई ज़रा हौसले से काम लीजिए। फ़ी बंदी 1000 रुपया दे दीजिएगा। सिर्फ 15-16 हज़ार निकलेंगे आपकी जेब से। सना ने सारा जोर सिर पर दिया था। 15-16 हज़ार, और वो भी सिर्फ। दुल्हा के दोस्तों की हैरत के मारे आंखें फट गईं। मैं बेहोश होने वाला हूँ। दुल्हा का छोटा भाई ज़्यादा ही कमज़ोर दिल वाक़या हुआ था। कोई बात नहीं, हम आपको आपके ही मोज़े सुंघाकर होश में लाएंगे। सना इनकी एक्टिंग पर चिढ़ गई थी। देखें जी, मैं वाकई दूध नहीं पीता। दुल्हा भाई ने बेचारगी से नहीं यकीन दिलाना चाहा। अब हम दूध पिलाई की रस्म में आपको पेप्सी तो पिला नहीं सकते। समीना भुना उठी। अरे बेटा, ज़रा सा चख लो, रस्म ही तो पूरी करनी है ना। किसी बुजुर्ग खातून ने बड़ा मुफीद मशवरा दिया था। दुल्हा ने जैसे तैसे घून भरकर ग्लास वापस किया और जेब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। खुदा का शुक्र है। सब लड़कियों ने इत्मीनान का सांस लिया। हाय, इनका इत्मीनान भरा सांस दरमियान में ही दम तोड़ गया था। दुल्हा साहब ने नहायत इत्मीनान से जेब से रुमाल निकालकर मुंह साफ किया। रुमाल दोबारा जेब में घुसाया और हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। लड़कों की दबी दबी हंसी पर लड़कियां रुहांसी हो गई थीं। भाई मजीद तंग मत करें।
इनके उतरे चेहरे देखकर हमारे दिल को कुछ होने लगा है। दुल्हा का भाई वाकई बहुत कमज़ोर दिल रखता था। तो इसकी सिफारिश पर दुल्हा ने हाथ दोबारा जेब में डाला और इस दफ़ा इसके हाथ में हरे हरे नोट देखकर लड़कियां खुशी से झूम गई थीं। राबिया की रुखसती के बाद हर एक पर जैसे एकदम ही थकन आन वारिद हुई थी। खवातीन एक दूसरे के कानों में मुंह दिए राबिया के ससुराल वालों पर तबसरा फरमा रही थीं। लड़कियां एक कमरे में अपनी थकन उतार रही थीं। साथ साथ बरी के जोड़ों पे बातचीत चल रही थी। हाय खुदा के लिए कोई मुझे खाने को कुछ ला दे। ज़ारा कालीन पर फसकड़ा मारे बैठी थी। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, वापसी पे तुम्हारे लिए कुछ लेती आऊँगी। जेबी कहती हुई उठ खड़ी हुई। कहाँ है आपकी वजीर ख़ास? वो बाग में मून को देखने आई थी जब किचन की खिड़की से रिजवान की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। कौन? जेबी। भाभी भी किचन में मौजूद थी। जी हाँ, वही। इन्हें देखकर हमेशा ये एहसास होता है कि सारी दुनिया इन्हीं के कंधों पर चल रही है। रिजवान का लहजा ऐसे मजायका खेज लगा था, भाई इसमें कोई शक नहीं, वो वाकई बहुत जिम्मेदार लड़की है। भाभी ने संजीदगी से कहा, मुझे तो पसंद है ही, अम्मी भी इसे बहू बनाने के लिए तैयार बैठी हैं। व्हाट? रिजवान इस इंकशाफ पर हैरत ज़दा रह गया था। ऐसी क्या बात नज़र आ गई है इसमें जो आप लोगों ने झटपट ये फैसला कर लिया? भाई इसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। घरदारी में माहिर है, खुश अखलाक है, खिदमत गुजार है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है, और क्या चाहिए? भाभी ने हैरत से पूछा था। जेबी दीवार के साथ लगकर खिड़की के करीब खिसक गई थी। इसकी खिदमत गुजारी अम्मी को और घरदारी आपको मुतासिर कर सकती है भाभी। मैं अपनी बीवी में जो खूबियाँ देखना चाहता हूँ, इनमें से कोई एक खूबी भी जेबी में मौजूद नहीं है। रिजवान के तल्ख लहजे पर बाहर खड़ी जेबी अपनी जगह खड़ी रह गई थी। क्यों, ऐसी कौन सी खूबियाँ चाहते हैं आप अपनी बीवी में? भाभी ने तंजिया लहजे में पूछा। देखिए भाभी, आज मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ, लेकिन सिर्फ चंद माह बाद मैं अपनी कंपनी की तरफ से कनाडा जा रहा हूँ, और इसके बाद आप जानती हैं मेरा स्टेटस कितना हाई हो जाएगा, और जेबी जैसी लड़कियाँ हाई सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती। ये सिर्फ हांडी चूल्हा या घर की सफाई सुथराई कर सकती हैं और बस। जेबी को लगा इसके आसपास की ज़मीन हिल रही है। और आप खुद सोचें भाभी, ये सब काम तो चंद 100 रुपए के एवज मुलाजिम भी कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरी और घरदारी में कोई फ़र्क ही नहीं। भाभी के लहजे में करवाहट घुल गई थी कि वो खुद भी मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ थी। मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं बहरहाल ऐसा ही समझता हूँ। मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जो वेल ड्रेस हो, हर नए फैशन से आगाह हो, खुद को संवारना जानती हो। किसी महफिल में मेरे साथ जाए तो मैं सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर इसके साथ चलूँ। और कल देखा था आपने, जेबी को लगता ही नहीं था कि वो शादी के फंक्शन के लिए तैयार हुई है। इसके वालिदैन ज़्यादा फैशन पसंद नहीं करते, इसलिए वो इस कदर सादा नज़र आ रही थी। भाभी ने कमज़ोर लहजे में इसका दिफा किया था। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ मुसलसल वालिदैन के दबाव में रहती हैं। इन्हें ना शख्सी आज़ादी हासिल होती है ना माली, और जब इन्हें यह सब मिलता है तो वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती। या तो अपने खोल में सिमट कर रह जाती हैं, या फिर इनकी अय्याशियाँ हद से बढ़ जाती हैं। बस करो रिजवान, तुम मुतवस्सत घराने की लड़कियों के इस तरह ऐब निकाल रही हो जैसे तुम कोई जद्दी पुश्ती लैंडलॉर्ड हो। भाभी के लहजे में गुस्सा झलक रहा था। जद्दी पुश्ती तो नहीं, अलबत्ता मुस्तकबिल का लैंडलॉर्ड ज़रूर हूँ। आप अम्मी से कह दें जेबी को छोड़ें, सना के बारे में सोचें। इसमें ना सिर्फ मेरे मतलूबा औसाफ हैं, बल्कि माली लिहाज से भी मजबूत बैकग्राउंड रखती है। रिजवान बोल रहा था, मगर जेबी के सब्र की हद यहीं तक थी। वो सरपट भागती हुई कमरे में आकर बंद हो गई थी। इतनी जिल्लत, इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। क्या समझती थी मैं पुप्पो और भाभी की खिदमतें कर करके इन्हें राम कर लूँगी और रिजवान इनकी मर्जी पे फ़ौरन सर झुका देगा? नहीं, ये कोई नापसंद खाना नहीं था कि जिसे भाभी के कहने पर वो फ़ौरन खा लेता। ना ही ये पुप्पो का बेवक्त बाजार जाने का ऑर्डर था कि वो अपने मूड की परवाह किए बगैर बाजार चल देता। ये इसकी पूरी ज़िंदगी का मामला था। इसे पूरा हक था फैसला करने का, मगर इसने ये सब क्यों कहा? वो तकिए में मुंह दिए फुट फुट कर रो दी थी। मेरे माँ बाप की जायज़ पाबंदियों को मेरा ऐप बना दिया। हाँ, मैं सना की तरह डेकोरेशन पीस बनने की सलाहियत नहीं रखती। मैं सिर्फ हांडी चूल्हा कर सकती हूँ, सिर्फ झाड़ पूंछ कर सकती हूँ, कि मेरी तरबियत में बस यही कुछ शामिल है। पागल थी मैं, ये भूल गई थी कि ये दौलत और हुस्न पे बनने वाली दुनिया है। मेरे जैसी मुतवस्सत घराने की लड़कियां क्लर्क और स्कूल मास्टरों के घर चला सकती हैं और बस। इसके आंसू थमने का नाम ही ना ले रहे थे। ये सब मेरे अपने अमाल की सज़ा है। मैंने सबके साथ खेल खेला था, नताइज की परवाह किए बगैर। मैंने बच्चों के बहते आंसू साफ किए, क्योंकि इसमें मेरी अपनी गर्ज शामिल थी। मैंने बुजुर्गों की खिदमत की तो अपने मफाद की खातिर। जब नीयत ही खोटी थी तो यही हासिल होना था। क्या होता अगर ख़ुद को सुपर साबित करने की कोशिश न करती? अम्मा कुछ रातें और जाकर गुजार लेती,
सकीना खाला बेचारी कहकर मेरी ख़राब किस्मत पर इजहार अफसोस कर लेती। क्या होता अगर मेरी हम उम्र तमाम लड़कियां ब्याही जाती, कम से कम आज खुद से शर्म तो ना आ रही होती, खुदा की नाराज़गी तो ना सहनी पड़ती। इसने दुपट्टे से आंखें और चेहरा खुश किया। इस रोज़ जब छोटी पुप्पो ने सर दबाने को कहा था तो मैं हंसते मुस्कुराते इनका सर दबाने लगी थी, पर दिल में तो एक ही ख्वाहिश उभर रही थी कि गला ना दबा दूं। और जब सफ़िया भाभी के बेटे ने मेरे सामने से सालन की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली थी, जबकि मुझे बेतहाशा भूख भी लगी थी, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा था कि चलो तुम खा लो, जबकि दिल में ताव खाकर चीखी थी, मोटा पेटू, अल्लाह करे हजम ना हो। हाय अब क्या एक एक से जाकर माफ़ी मांगूं। अपनी गलती का एहसास होते ही वो बेचैन हो गई थी। लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे और मैं क्या कहकर माफ़ी मांगूंगी। वो उठकर कमरे में चक्कर काटने लगी। अल्लाह मियाँ जी बस एक बार माफ़ कर दें, आइंदा कभी ऐसा दोगलापन नहीं करूँगी, भले सारी उम्र कबारी बैठी रहूँ। वो फ़ौरन सजदे में गिर गई थी। रिजवान की बातें इसके जहन से एकदम ही गायब हो गई थी। बस ये एहसास दिल में जा गजीं था कि वो गुनहगार है, लिहाजा कितनी ही देर वो सजदे में गिरी, आंसू बहाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगती रही। और इस वक्त चौंकी जब मून धड़ धड़ दरवाज़ा बजा रहा था। क्या है, इसने उठकर दरवाज़ा खोला। आप ही लाइट तो चलाएं। मून के कहने पर इसे अंदाज़ा हुआ रात हो चुकी थी और कमरे में घुप अंधेरा था। इसने आगे बढ़कर लाइट जला दी। अब्बा कह रहे हैं अपना सामान पैक कर लें, हम लोग सुबह रवाना हो जाएंगे। मूनी से पैगाम देकर भाग गया था। इसने बाथरूम में जाकर चेहरे को खूब धोया कि रोने के सब आसार मिट जाएं और फिर तौलिए से चेहरा खुश्क करके बाहर निकल आई। राहदारी से मुड़ते हुए वो किसी से टकराते बची थी। इसने साइड से होकर गुजरना चाहा, सामने वाला खिसक कर सामने आ गया था। वो दूसरी तरफ बढ़ी मगर वो दीवार बना जू का तू फिर सामने खड़ा था। कौन बदतमीज़ है ये। इसने राहदारी के आखिरी सिरे पे लगे बल्ब की रोशनी में सामने वाले को पहचानना चाहा। वो हमाद हसन था, सफ़िया भाभी के ताया की साली का न जाने क्या क्या। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं मालूम सफ़िया भाभी कहाँ हैं। वो गर्दन मोड़कर बाग की तरफ देखने लगी। जी मैंने कुछ और पूछना था, फिर कभी पूछ लीजिएगा, मुझे ज़रा काम है। इसने मसरूफ़ से अंदाज में कहकर आगे बढ़ना चाहा मगर रास्ता अभी भी ब्लॉक था। प्लीज़ बहुत ज़रूरी बात है। वो सतून पर हाथ टिकाकर मज़ीद फैल गया था। जी पूछिए। इसने जान छुड़ानी थी सो फ़ौरन कह दिया, विल यू मैरी मी। इसका सवाल ठग से इसके कानों से टकराया था। जी। जेबी ने इसे नींद तारीकी में घूरना चाहा। क्या हुआ, इंग्लिश की समझ नहीं आती। नहीं। इसके मुस्कुराते लहजे पर वो जल गई थी। कोई बात नहीं, निकाह उर्दू में पढ़वा लेंगे। इसने गोया मसला हल कर दिया था। देखिए मैं वाकई आपके बारे में संजीदा हूँ। इसकी खामोशी पर हमाद ने संजीदगी से कहा था, ये मिल ओनर। इसने सर उठाकर इसे देखा जो बड़ी ईमानदारी से इसके सामने खड़ा अपने जज्बों का इजहार कर रहा था। हमाद साहब, मैं एक मामूली से क्लर्क की बेटी हूँ और मेरा 5 मरले का घर तंगो तारीख गलियों में वाक़या है। इसका सर उठा हुआ और लहजा हर किस्म की महरूमी से पाक था। मैंने ब्याह कर आपके घर नहीं जाना, आप ब्याह कर मेरे घर आएंगी। हमाद को इसकी नाक़िस मालूमात पर अफसोस हुआ। मैं लाखों का जहेज़ लेकर नहीं आऊँगी तो गोया आप हमारे यहाँ आने पर रज़ामंद हो रही हैं। हमाद इसके जुमले को हंसी में उड़ा गया था। मैं घर के सब काम अपने हाथों से करती हूँ। जी हाँ, मेरी भी यही मजबूरी है। कोई दूसरा अपने हाथ देने पे राज़ी ही नहीं होता। वो किसी तौर संजीदा नहीं हो रहा था। जेबी की आंखें भर आईं। मैं अपर क्लास लड़कियों की तरह उल्टा सीधा फैशन करके महफिलों में नहीं जा सकती। हमाद ने देखा आंसू एक लकीर की सूरत इसकी आंखों से बह निकले थे। महजेब, आप सिर्फ मेरे दिल में रहेंगी या मेरे घर में। हमारी सोसाइटी में हर लड़की शम्मा महफिल बन सकती है, मगर मुझे एक घर वाली की ज़रूरत है जो अपने हाथों से पकाए और अपने हाथों से खिलाए। जब मैं बाहर की दोगली दुनिया से निकलकर घर में कदम रखूं तो इसकी बेरिया मुस्कुराहट मेरी सारी थकन समेट ले। वो खुद को सवारे तो मेरे लिए। वो कहता रहा और जेबी रुख मोड़कर सतून के पास आ खड़ी हुई। क्या मेरी तौबा इतनी जल्दी कबूल हो गई। इसने तारों भरे से आसमान को देखा। आंसू से ताकतवर चीज़ और कोई नहीं। कोई भी मौका हो सारे बंद तोड़ देते हैं। इसका चेहरा भी आंसुओं से भीग गया था। क्यों, ये तो वो भी नहीं जानती थी। शायद खुदा के हजूर तौबा कबूल हो जाने की खुशी थी, या फिर ये खुशी बख्श एहसास इससे रुला गया था कि इस दुनिया में कोई है जो अपने जज्बों की सच्चाई के साथ इसका तलबगार है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। वैन इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। जेबी ने फौरन आंसू पोंछ डाले। कुछ तो बोलिए या फिर मैं ये समझ लूँ कि खामोशी इकरार का दूसरा नाम होती है। अब के जेबी दानिस्ता तौर पर खामोश रही थी। अलबत्ता इसके लबों की धीमी मुस्कान ने हमाद को बहुत कुछ समझा दिया था। इसने इत्मीनान भरा सांस लेकर आसमान पर अधूरे चांद को देखा। ये चांद अधूरा है। इसके कहने पर जेबी ने सर उठाकर अधूरे चांद पर नजरें गाड़ दीं। पूरा चांद इंशाल्लाह हम अपने घर में देखेंगे। हमाद के लहजे में यकीन था। चांद अधूरा कब है,
ये तो पूरा हो गया है अभी इसी लम्हे। इसने दिल ही दिल में सोचते हुए अपने साथ खड़े इस शख्स को देखा जो इसके ख्वाबों का अमीन था। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।